नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में आज एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र चुनाव के बारे में। महाराष्ट्र चुनाव 20 नवंबर को होने जा रहे हैं और 23 नवंबर को हमें पता चलेगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। तो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर काफ़ी कांटे का मुकाबला है, कोई भी ठीक से अनुमान नहीं लगा पा रहा है। हमने पिछले हफ्ते देखा कि जो CSDS का एक पोल आया था उसमें कहा था कि स्लाइट एज है MVA को, और अब एक और ट्रैकर सामने आया है सी वोटर का, जिसमें भी कोई तस्वीर साफ नहीं उभर रही है। ये बात तो कही जा रही है कि आधे से ज़्यादा लोग नहीं चाहते कि सरकार लौट के आए, लेकिन जब हम ये आंकड़ा देखते हैं कि मुख्यमंत्री कौन लोकप्रिय है, तो शिंदे जो हैं मुख्यमंत्री एकनाथ, वो काफ़ी आगे हैं उद्धव ठाकरे से। तो महाराष्ट्र चुनाव में किसका पर्दा भारी है, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं साहिल जोशी। साहिल जोशी मुंबई में इंडिया टुडे ग्रुप के मैनेजिंग एडिटर है। साहिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मिलिंद जी। तो साहिल, ये जो नया सी वोटर का ट्रैकर आया है और ये आंकड़ा, जो बड़ा आंकड़ा है, उसमें यह है कि 51% लोग चाहते हैं कि वो नाराज़ है सरकार से और इस सरकार को बदल दिया जाए। वहीं 41% लोग जो है, लेकिन ये भी 10% का गैप है, 41% लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम सरकार से नाराज़ नहीं, हम सरकार को बना के रखना चाहते हैं। पर ये 10% का जो गैप है, ये एक बहुत बड़ा गैप है कि लोग जो चाहते हैं ये सरकार लौट के नहीं आए। तो इस आंकड़े को आप किस तरह से देखते हैं कि क्या ये मैंडेट खिलाफ है, महायुति के खिलाफ, या बीजेपी लेड अलायंस के खिलाफ, और पक्ष में है महा विकास अघाड़ी के पक्ष में है? देखिए, सी वोटर का जो ट्रैकर है उसमें काफी स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसमें 4 सवाल उस पे है। उसमें से जो पहला सवाल आपने बताया कि हमें सरकार पसंद नहीं है और हमें बदलाव चाहिए। दूसरा सवाल उसमें था कि सरकार पसंद नहीं है, लेकिन बदलाव की जरूरत नहीं है। और तीसरा जो सपोर्ट बेस उनका जो 41% बोल रहे हैं आप कि सरकार पसंद भी है और सरकार को कंटिन्यू करना जरूरी है। और चौथा जो था कि नहीं बता सकते कि इसमें क्या करना है। अगर हम देखें तो कम से कम 9 से 10% का ये गैप जो है ये इस पे दिखाई देता है। इसका एक मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं सरकार की जो सरकार के खिलाफ माहौल है, जो लोकसभा चुनाव के वक्त हमें दिखाई दिया था। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का जो रिजल्ट्स हमें दिखाई दिए, उस तरीके का माहौल अभी भी महाराष्ट्र में कायम है, ये बात तो साफ नजर आती है। लेकिन इस डेटा को थोड़ा और नजदीकी से देखें, क्योंकि सी वोटर ने इसे रीजनल डेटा भी एक तरीके से किया हुआ है कि महाराष्ट्र के जो 6 अलग अलग रीजन है, मुंबई, कोंकण, वेस्टर्न महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, इस तरीके से उन्होंने उसका अलग अलग ये भी किया हुआ है। तो उसमें अगर नजर डालें तो साफ नजर आता है कि ये जो 10% का गैप है, उसका सबसे बड़ा कारण ये पश्चिम महाराष्ट्र है, जो एनसीपी यानी शरद पवार या पवार वर्सेस पवार बैटल के लिए लोग देख रहे हैं उसे, और उनका एक तरीके से गढ़ हम लोग कह सकते हैं कि माना जाता है। और बीजेपी के तमाम कोशिशों के बावजूद शरद पवार की राजनीति महाराष्ट्र में जो बनी रही, उसका सबसे बड़ा कारण ये इस रीजन में शरद पवार के नाम का दबदबा है, उनके अपने वोट है और वो उन्होंने अपनी पार्टी को यहाँ पर टिकाए रखा। इसके लिए वो उन्हें पूरी तरीके से उनकी राजनीति खत्म नहीं कर पाए। तो इस रीजन में ये जो फासला है ये ऑलमोस्ट 20% तक नजर आता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि ये जो बड़ा गैप हमें दिखाई दे रहा है, एक तो रीजन ये हो गया कि जहां पर 20% तक का गैप नजर आता है, और दूसरा विदर्भ जैसा रीजन कि जहां पर भी 10 से 12% का गैप महाविकास आघाड़ी और महायुति में नजर आ रहा है। इसी वजह से महाविकास और लोकसभा चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी को सबसे ज्यादा सीटें इसी इलाके से आई हुई थी। इसी इलाके में बीजेपी को मात देकर महाविकास आघाड़ी की कांग्रेस या एनसीपी एसपी ने यहां पर सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। तो एक मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं जो लोकसभा में जिस तरीके का रिजल्ट रहा, उस तरीके का ट्रेंड जरूर है। लेकिन उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव के बाद जो राज्य की सरकार ने जिस तरीके की नीतियां लाई, जिस तरीके के फैसले लिए, या जिसे हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री उसे रेवड़ी कहते हैं, या कई सारे लोग कहते हैं कि ये लोक लुभावन योजना है या डायरेक्ट ट्रांसफर की योजनाएं हैं, इसमें महिलाओं को पैसे देना वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें उन्होंने लाई। उसका कुछ असर क्या वोट में दिख रहा है क्या? तो अभी तक तो जो ट्रैकर है वो दिखा रहा है कि महाविकास आघाड़ी की तरफ ये चीजें, और खास करके इन दो रीजन्स के वजह से जिसका मैंने जिक्र किया, पश्चिम महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र और विदर्भ, ये दो रीजन की वजह से ये जो गैप है
वो फिलहाल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और उस तरीके के नतीजे लोकसभा में भी हमें दिखाई दिए थे। यानी अजीत पवार कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं, शरद पवार कहीं ना कहीं बेटर कर रहे हैं, ये उसका एक मतलब निकलता है, और जिसका झटका ये महायुति को कहीं ना कहीं मिलता हमको नजर आ रहा है। नहीं तो साहिल, जो कि आपने रीजन वाइज बात की, तो सिर्फ वेस्टर्न महाराष्ट्र में तो 20% का लगभग लीड है एमवीए के पास में, लेकिन जो दो और बड़े क्षेत्र है मराठवाड़ा और विदर्भ, वहाँ भी 10-10% का लीड है। तो अगर आप मराठवाड़ा, विदर्भ और वेस्ट महाराष्ट्र को जोड़ लेंगे तो लगभग 180 सीटें मेरे ख्याल से इन तीनों क्षेत्रों से आती है। तो ये तीन जो बड़े रीजन हैं, यहाँ 10% का लीड तो बहुत बड़ा लीड है अगर आप देखने जाएंगे, क्योंकि जो महायुति है या वो अच्छा कर रही है कुछ हद तक। सिर्फ कोंकण ही एकमात्र इलाका है जहाँ पर उनको लीड है, बाकी सारे रीजन में वो पीछे है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो 180-90 सीटें आती, वहाँ तो ये मार्जिन 10% से ज़्यादा का है। तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है महायुति के लिए। जी बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि मैंने विदर्भ और वेस्टर्न महाराष्ट्र का ही जिक्र क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड फैक्टर नहीं है ग्राउंड पर कि जो चुनाव के नतीजों पर इंपैक्ट कर सकता है। यानी लड़ाई है तो सीधी लड़ाई है, महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति, और खास करके पवार वर्सेस अजित पवार, और विदर्भ में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, ये सीधी लड़ाई हमको मिलती है। बाकी जो उनके सहयोगी पार्टनर्स हैं वो उसमें एडिशन का काम कर रहे हैं अपने वोटों के जरिए या अपनी जो भी उनकी ताकत रहेगी उसके जरिए, लेकिन मेन कॉन्टेस्टेंट तो यही रहेंगे। लेकिन मराठवाड़ा में देयर इज अ थर्ड फैक्टर, वहां पर थर्ड फैक्टर है जो पिछले 8-10 महीने में हमने देखा कि जरांगे पाटिल जो मराठा समाज के लिए आरक्षण की, ओबीसी में आरक्षण देने की मांग को लेकर उनका जो आंदोलन खड़ा हुआ, और उसके बाद एक तरीके से वो एक जिस तरीके से अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान पर एक क्रूसेडर बन गए थे, एंटी करप्शन क्रूसेडर, उस तरीके से जरांगे पाटिल को मराठा समाज को ओबीसी आरक्षण देने का क्रूसेडर एक तरीके से देखा जा रहा है। तो उनका जो इम्पैक्ट है वो मराठवाड़ा में है, और इस बार जरांगे पाटिल ने अपने समर्थकों को कहा है कि आप पर्चे दाखिल करिए, और 4 तारीख को जब पर्चे वापस लेने की अंतिम दिन है, उससे पहले वो कह देंगे कि मेरे अधिकृत लोग कौन है, बाकी लोगों को वापस ले लेना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जरांगे पाटिल मराठवाड़ा में चुनाव में उतरने की तैयारी में है। तो उसका थर्ड फैक्टर का इंपैक्ट अभी तक काउंट नहीं है। पिछली बार उनके आंदोलन की वजह से महायुति के खिलाफ माहौल वहां पर बना था, खास करके बीजेपी के खिलाफ। लेकिन जब वो खुद ही उम्मीदवार यहां पर उतारेंगे, या वो तब उन्होंने किसी का प्रचार नहीं किया था, लेकिन इस बार अगर वो किसी उम्मीदवार का प्रचार करते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या होगा। जैसे मसलन अन्ना हजारे ने किसी पार्टी का प्रचार नहीं किया, लेकिन उनके आंदोलन का इंपैक्ट कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के साथ में हुआ, जबकि उनके आंदोलन से निकली पार्टी भी तब चुनाव मैदान में थी, लेकिन वो कुछ खास बदलाव नहीं कर पाई चुनाव के नतीजों में। सिर्फ इतना कर पाई कि जो खिलाफ जिसके माहौल हुआ था उसका डिफीट उस पर जरूर हुआ था। उसी तरीके से जरांगे पाटिल बीजेपी के खिलाफ, फडणवीस के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन खुद के उम्मीदवार उतरने के बाद क्या वो इस तरीके का इंपैक्ट ला पाएंगे कि उनके उम्मीदवार जीते, या उनके उम्मीदवार इतने वोट ले कि महाविकास आघाड़ी की तरफ जाने वाला वोट रुक जाए। ये सिर्फ देखना मेरे ख्याल से जरूरी होगा, इसके लिए मैंने मराठवाड़ा का जिक्र नहीं किया। लेकिन कुल मिलाकर ये बात सही है कि 3 रीजन मोटा मोटी महाविकास आघाड़ी के पास, और 3 रीजन मोटा मोटी महायुति के साथ में नजर आ रहे हैं, जिसका एक जिक्र आपने किया कोंकण का। दूसरा ठाणे जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 8-10 सीटें ठाणे और पालघर डिस्ट्रिक्ट से आती है, जहां पर एकनाथ शिंदे का खुद का वर्चस्व बड़ा क्लियरली उसमें वहां पर नजर आता है। और उत्तर महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर बीजेपी का वर्चस्व है, वहां पर कुछ हद तक एनसीपी और कांग्रेस कुछ इलाकों में है, लेकिन बड़े हद तक लोकसभा में भी हमने देखा कि बीजेपी का वर्चस्व है। मुंबई की लड़ाई ऑलमोस्ट इक्वल है, अभी भी क्लैरिटी नहीं है कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच में अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से होता है, जो लोकसभा में ठीक से निकल कर आ गया, लेकिन क्या विधानसभा में वो उस तरीके से निकल कर आएगा इसकी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो समसमान दूरी पर है। इसीलिए अगर वेस्टर्न महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी बहुत बेहतर कर लेती है, या विदर्भ में जहां से बीजेपी की 40% सीटें विदर्भ से आती है, 30 से 40% सीटें विदर्भ से जीतते हैं वो, अगर वहां पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर ले तो महायुति के लिए मतलब खतरे की घंटी क्लियरली नजर आएगी। लेकिन अगर बीजेपी अपनी पोजीशंस खास करके विदर्भ में रिटेन कर ले, जितना 19 में जीता है उतना ही जीत ले,
तब भी महायुति इज इन अ गेम, हम लोग कह सकते हैं कि सरकार बनाने की गेम में वो वहां पर नजर आएंगे। तो सबसे आखिर में साहिल एक सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, तो यही उद्धव ठाकरे को उम्मीदवार नहीं बनाया है मुख्यमंत्री पद का। उन्होंने ये मांग नहीं की थी कि मुझे बनाइए, उन्होंने कहा था कि आप किसी को भी डिक्लेयर कीजिए। लेकिन जैसा कांग्रेस आमतौर पे बचती रही है, तो कांग्रेस और एनसीपी ने मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। लेकिन अब जब हम ये देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद का जो लोकप्रिय उम्मीदवार है, और सिर्फ वो एक रीजन में नहीं, मतलब पूरे महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से आगे हैं, और ओवरऑल जो लीड है वो 5% की है। तो ये कहीं ना कहीं, भले ही हमको ये लग रहा है कि सरकार बदल दो वाली जो बात है कि 10% का लीड है, लेकिन जहां मुख्यमंत्री बनने की बात आ रही है तो उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसे हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो डेटा में ये बात हमने कई बार डिस्कस की है मिलिंद जी की, जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर होता है उसे एक नेचुरल बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन नंबर्स जो सी वोटर के ट्रैकर में दिख रहे हैं उससे एक बात साफ नजर आती है कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो नजर नहीं आती है, या ये मुख्यमंत्री को हटाना है, ये नहीं चाहिए हमें, इस तरीके की बात तो नजर नहीं आती। ये बात तो क्लियर है। जो 2022 में क्लीन स्लेट लेकर, यानी उनका जो सीवी था वो पूरी तरीके से क्लीन सीवी था, उसमें क्या है कैसे निकलेंगे वो मंत्री के तौर पर मालूम था, लेकिन एज अ चीफ मिनिस्टर उनका कोई इमेज नहीं था। कम से कम 2 साल के बाद ये बात क्लियर होगी कि एकनाथ शिंदे की अपनी एक इमेज महाराष्ट्र में है और लोग उसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ ये भी मतलब निकलता है कि 2.5 साल पहले जो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की कुर्सी और उसके साथ साथ अपनी पार्टी का नाम सिंबल गवा चुके हैं, उनका रेटिंग ये नंबर 2 पर अभी भी कायम है। कहीं ना कहीं 5% के डिफरेंस पर क्यों ना हो, लेकिन अभी भी कायम वहां पर नजर आता है। जबकि देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र में ये सारे उथल पुथल के कर्ता कर्विता माने जाते हैं, वो नंबर 3 पर यहाँ पर नजर आते हैं। बाकी महाविकास आघाड़ी में दूर दूर तक कोई भी नेता या इवन अजीत पवार भी काफी लंबी दूरी पर ये इसके मुकाबले एटलीस्ट इस ट्रैकर में हमें नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये बात यहाँ पर अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो नजर आ रही है। लेकिन उसके साथ साथ इस डेटा में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात नजर आई कि 26% लोग ये कह रहे हैं कि हमें कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कि एक अनडिसाइडेड जो लोग हैं फेस को लेकर, वो भी उसमें बड़े साफ तरीके से निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इसका असर कहाँ होगा? ये जो बैटल ऑफ हु शुड बी द चीफ मिनिस्टर, मतलब उद्धव पर तो मैं बात करूंगा, लेकिन फिर भी 47 सीटें ऐसी है 288 में से जहां पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना यूबीटी इस तरीके की लड़ाई होगी। और यहां पर ये जो डिफरेंस है उद्धव और एकनाथ शिंदे के बीच में, वो कहीं ना कहीं काम आ सकता है। और इसमें भी हम देखें तो डिवाइड बड़ा क्लियर है, यानी ठाणे में अनडाउटेडली एकनाथ शिंदे के पास चीजें जाती नजर आती है, जबकि मुंबई आएंगे तो उद्धव ठाकरे की अपनी इमेज वहां पर काम करती है शिवसेना यूबीटी के लिए, और ये रेटिंग वहां पर नजर आता है। जबकि आप कोंकण जाएंगे, जो एक जमाने में शिवसेना का गढ़ था, तो वहां पर भी एकनाथ शिंदे को अच्छा ठीक ठाक ट्रैक्शन वहां पर भी नजर आ रहा है, वहां पर उनके ज्यादा विधायक जीत सकते हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र जैसे ही आप जाते हैं, वहां पर ये चीजें धीरे धीरे बदलती है। उद्धव ठाकरे की अपनी इमेज थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट एक तरीके से इनको दे सकती है। तो एक वर्ग ये मानता है कि इसके वजह से महाविकास आघाड़ी में कम से कम एक बात तो क्लियर हो गई कि कोई और नहीं है फेस, उद्धव ठाकरे ही फेस है। और कई लोगों को लगता है कि अगर उनको प्रोजेक्ट किया होता तो शिवसेना यूबीटी वुड हैव परफॉर्म बेटर। लेकिन चूंकि कांग्रेस ये रिस्क इस वक्त नहीं लेना चाहती कि किसी एक को प्रोजेक्ट करने की वजह से उनके नेता शायद ये सोचना छोड़ दे कि हमें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल सकता है, और एक चुनाव छोड़ देंगे वो उस पर मेहनत लेना, वो नहीं चाहते। वो इस तरीके की का माहौल महाविकास आघाड़ी में बने, इसके लिए उन्होंने इससे दूरी रखी। लेकिन एक उद्धव ठाकरे को प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका फायदा हो सकता था, ये मानने वाले लोग बहुत है। अगर सीट वाइज देखे तो एकनाथ शिंदे की पॉपुलैरिटी का फायदा ये मतलब जो उनका रेटिंग है उसका फायदा उनकी शिवसेना को जरूर होगा। लेकिन क्या उसके वजह से लोग महायुति को वोट करेंगे? क्या उसके वजह से अगर मसलन कहीं अजीत पवार का कैंडिडेट खड़ा है तो एकनाथ शिंदे की पॉपुलैरिटी या एकनाथ शिंदे का रेटिंग देखते हुए क्या उनको वोट करेंगे? इसका जवाब फिलहाल नहीं है। हमने लोकसभा में भी देखा कि उनका रेटिंग
ठीक ठाक था, तब भी उनका रेटिंग ठीक ठाक था, लेकिन उसके बावजूद भी महायुति के उम्मीदवारों को उतने वोट नहीं मिल पाए, और तब तो प्रधानमंत्री का चेहरा भी उनके साथ में जोड़ के देखा जा रहा था। तो ये रेटिंग का डिफरेंस जो है ना, वो उस लिहाज से अगर हम देखें तो दिखाई देगा। अगर एकनाथ शिंदे की पार्टी को उसका डेफिनेटली फायदा रहेगा, उनका परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक रहेगा। उद्धव ठाकरे का चेहरा अगर प्रोजेक्ट करते तो शिवसेना यूबीटी को उसका फायदा रहता, लेकिन इन दोनों चेहरों की लड़ाई असलियत में 47 सीटों तक सीमित है। 47 सीटें जो शिवसेना यूबीटी वर्सेस शिवसेना शिंदे इस तरीके की लड़ी जा रही है, वहां पर सबसे ज्यादा वो मायने रखेगी। तो आखिर में साहिल हम यही कह सकते हैं कि जो महाविकास अघाड़ी और महायुति में भी जो पार्टी वाइज जो मुकाबला चल रहा है, तो ये जो डेटा देख के कम से कम ऐसा लगता है कि अगर विदर्भ का आंकड़ा देखेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी की भी एक लड़ाई चल रही है, तो उसमें कांग्रेस को शायद स्लाइट एज दिखता है, या शरद पवार को तो एक बड़ा एज दिखता है जब हम वेस्टर्न महाराष्ट्र के लिहाज से देखते हैं अजीत पवार पर। लेकिन जो कांटे का मुकाबला जिसमें एक एज नज़र आ रहा फिलहाल, वो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना को, जहां पर उनका मुकाबला शिवसेना। तो ये जो तीन मुकाबले अलग अलग चल रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं इस चुनाव का नतीजा उसको साबित करने में इसमें भी मददगार साबित होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए ना कि क्योंकि देखिए कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ये लड़ाई 75 सीटों पर है, ऑलमोस्ट 75 से 76 सीटें हैं, उस पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई, और उसमें से मैक्सिमम सीटें ये विदर्भ में आपको देखने मिलेगी, क्योंकि बाकी जगहों पर जैसे मसलन मुंबई में कुछ सीटें शिवसेना के पास भी है बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए, पश्चिम महाराष्ट्र में कुछ सीट मैक्सिमम सीटें एनसीपी के पास है, मराठवाड़ा में कहीं शिवसेना कहीं एनसीपी भी उसमें है, लेकिन विदर्भ में 70%, इस 75 में 60 से 70% सीटें आपको मिलेंगी जो विदर्भ की है, कि जहां पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई आपको देखने मिलेगी। और इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों का एक दूसरे के खिलाफ परफॉर्मेंस किस तरीके से होता है, उसके ऊपर निर्भर रहेगा महायुति और महाविकास आघाड़ी में से कौन सत्ता से ज्यादा करीब पहुंच पाएगा। क्योंकि अगर ये दो पार्टियां अपना जो काम है वो ठीक से कर ले, मसलन अगर बीजेपी 75 के ऊपर चली जाए, तो उनके जो बाकी दो पार्टनर्स हैं उन्हें सिर्फ इतना करना है कि 30-30 सीटें भी अगर वो ले आए, या 35-20 सीटें भी ले आए, तब भी वो सत्ता के पास पहुंच सकते हैं। उसी तरीके से कांग्रेस अगर अपना परफॉर्मेंस 60-70 की मतलब जितना जो स्ट्राइक रेट वो क्लेम कर रहे थे कि लोकसभा में उन्हें मिला, उतना ही स्ट्राइक रेट उन्हें विधानसभा में भी लाना होगा, और तभी जाकर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल इस बातचीत के लिए। तो ये थे साहिल जोशी, जिन्होंने हमें समझाया कि महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार क्या हो सकता है। हमने सी वोटर का डेटा देखा और ये चुनाव बहुत ही जटिल है। 6 पार्टियां हैं, 3 पार्टियां एक अलायंस में, 3 पार्टियां दूसरे अलायंस में। और जब हम ये देखते हैं सी वोटर का डेटा, तो वो ये कह रहा है कि 10% का फासला उन लोगों में जो चाहते हैं कि सरकार लौट के आए, और ना ही आए 51% लोग चाहते हैं कि सरकार वापस नहीं आए। लेकिन जब आप बाकी पैरामीटर्स देखते हैं तो उसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना या महायुति अच्छा करते हुए नजर आती है। तो अभी भी ये कहना मुश्किल है कि इस चुनाव में किसको बढ़त है, लेकिन हमें इंतज़ार करना पड़ेगा 20 नवंबर का, जिस दिन मतदान होगा, और 23 नवंबर को आखिर में नतीजे आएंगे। साप्ताहिक सभा देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।